हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ओसिलेशंस। ओसिलेशंस ये हमारा नया चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो शुरू में हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं। सबसे पहले है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर ए सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा? ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ए मोशन which repeat itself after a fixed interval of time. Fixed interval of time is called rotational motion. Is called rotational motion. For example, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन ये पीरियोडिक है क्योंकि अर्थ एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, तो हर 365 दिन के बाद फिर से अपनी रोटेशन को रिपीट करती है। तो ये क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड मून अराउंड सन। इसी तरह से रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ etc. रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और भी बहुत सारे इसी तरह की पीरियोडिक मोशंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन ओसिलेटरी मोशन क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन हो, या बैक एंड फोर्थ भी आप कहें, इस तरह से अगर मोशन है तो उसको कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। द रिपीटेड बैक एंड fourth motion of a body about a fixed point. About a fixed point. इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं मेन पोजीशन। मेन पोजीशन। तो ये बॉडी जो इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से बैक एंड फोर्थ, इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से बैक एंड फोर्थ ओसिलेट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या है? ये वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट ये ओसिलेट कर रही है। इसको मेन पोजीशन कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये, इसको क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। और बॉडी इसके अबाउट इस तरह ओसिलेट करेगी। या फिर जैसे आपकी दीवार घड़ी में पेंडुलम होता है इस तरह से, तो ये क्या करता है? ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से ओसिलेट करता है, तो ये भी क्या है? ओसिलेटरी मोशन है। ये क्या है यहां पर? ये पॉइंट मेन पोजीशन होगा। तो द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट is called oscillatory motion.
is called oscillatory motion। स्टूडेंट्स कुछ बुक में ना बैक एंड फोर्थ की जगह टू एंड फ्रो ये भी लिखा होता है, टू एंड फ्रो लिखा होता है बैक एंड फोर्थ की जगह, तो वो भी ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, टू एंड फ्रो लिखा है बैक एंड फोर्थ की जगह, तो वो भी ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। तो ऑसिलेटरी मोशन, जैसे एक स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, तो स्प्रिंग मास को थोड़ा सा पुल करो और छोड़ दो, क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसी तरह से वॉल क्लॉक, जो दीवार घड़ी में पेंडुलम होता है वो लटका हुआ, वो भी इस तरह से ऑसिलेट करता है, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, ये हमने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था ये टॉपिक, मास अटैच टू ए स्प्रिंग वाला। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, वो भी ऑसिलेटरी है। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी। सो नेक्स्ट हमारा यहां से कंक्लूजन है कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो वो पीरियोडिक जरूर होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम या फिर मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, ये ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन विल ऑल्सो बी पीरियोडिक, एवरी oscillatory motion will be periodic also। कोई भी oscillatory motion हो वो periodic होगी ही होगी, but every periodic motion is not oscillatory, means a periodic motion may or may not be oscillatory, हो भी सकती है oscillatory और नहीं भी, but every periodic motion is not oscillatory, is not oscillatory। For example, rotation of earth around sun is periodic but not oscillatory। For example, rotation of earth around sun is periodic but नॉट ऑसिलेटरी, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, मैं इसको नंबर 1 लिख देता हूं, एग्जांपल नंबर 2, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक इज oscillatory as well as periodic, as well as periodic, oscillatory भी है और periodic भी है पेंडुलम का मोशन। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो जो पीरियोडिक मोशन हमने बताया कि वो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करती है, तो वो जो मिनिमम टाइम है जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करती है उसको कहते हैं टाइम पीरियड,
उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखेंगे, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। द स्मॉलेस्ट interval of time after which motion repeats itself is called time interval, is called time period, time interval नहीं, time period. The smallest interval of time after which motion repeats itself is called time period. स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन पढ़ने में बड़ी आसान है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हो न्यूमेरिकल में तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर में, तब आपको समझ आएगा। स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, तो थोड़ी देर में एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब देखते हैं कि इस डेफिनेशन को यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि पर यूनिट टाइम कितनी बार मोशन अपने आप को रिपीट करती है। तो फ्रीक्वेंसी को म्यू से लिखते हैं, वो होगा 1 बाय टाइम पीरियड। इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज, एच जेड से लिखते हैं हर्ट्ज को एच जेड, और इसको सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं पर सेकेंड। हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो हमने पीरियोडिक मोशन डिफाइन किया, ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन किया। अब हम हार्मोनिक ऑसिलेशन डिफाइन करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखिए, हमारी जो ये ऑसिलेटरी मोशन है, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी। कोई भी मोशन हो उसकी एक इक्वेशन होती है, तो इसी तरह ये भी किसी न किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो अगर इस मोशन को अगर आप सिंगल साइन या कोस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो हम इसको कहेंगे ये हार्मोनिक ऑसिलेशन है। तो हम कहेंगे ये एक हार्मोनिक ऑसिलेशन है। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? एन ऑसिलेटरी मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन। एन oscillatory motion which can be represented by a single sine or cosine function is called harmonic oscillation. Harmonic oscillation. ओके, तो यानी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो ये मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से काउंट होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी अगर पार्टिकल यहां है ऑसिलेट करते हुए। तो ये होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर आप लिख सकते हो x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इस तरह की कुछ इक्वेशन होगी। साइन या कोस की टर्म में
ए एक कांस्टेंट वैल्यू है। ए क्या है, जब पार्टिकल इसके अबाउट ऑसिलेट करता है या फिर इस तरह से ये जो ऑसिलेट, तो मैक्सिमम कितना दूर इधर जा सकता है या फिर मैक्सिमम कितना दूर इधर जा सकता है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की वो ए है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो साइन के साथ है ये एंगल है पूरा, ओमेगा टी प्लस फाई कोस के साथ भी है, तो ये क्या है, ये एंगल है। इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे समझेंगे हम कि एग्जैक्टली इस पूरी इक्वेशन का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बता दें ये x है डिस्प्लेसमेंट, ये जो है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू यानी इधर जितना मैक्सिमम जहां तक जा सकता है जिसके बाद ये वापस आएगा, तो जहां तक मैक्सिमम जा सकता है वो डिस्प्लेसमेंट a है, और ये ओमेगा टी प्लस फाई एंगल है। ठीक, तो ये था डेफिनेशन हार्मोनिक ऑसिलेशन का। दूसरा होता है नॉन हार्मोनिक या फिर एन हार्मोनिक भी कहते हैं उसको, नॉन हार्मोनिक और एन हार्मोनिक ऑसिलेशन, जिसको आप सिंगल साइन या कोस फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नॉन हार्मोनिक होगी या फिर आप कहिए एन हार्मोनिक होगी। नॉन हार्मोनिक oscillation, तो ये होगा एन oscillatory motion which cannot be represented by a single sine or cosine function, an oscillatory motion which cannot be represented by a single sine or cosine function, cosine function। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो सिंपल पेंडुलम है जो हमने कहा था ये ओसिलेटरी मोशन होता है, अगर इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे इस तरह से यहाँ पर है ये, और इसकी एम्पलीट्यूड इस तरह से बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, तो फिर इसकी जो मोशन होगी वो नॉन हार्मोनिक होगी। हार्मोनिक की कंडीशन हम अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक जब हम शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सॉरी, तो वो कंडीशन तब तक फॉलो होती है जब ये इस तरह ऑसिलेशन के जो एम्पलीट्यूड है बहुत कम हो, यानी ये इतनी दूर तक ऑसिलेट नहीं कर रहा है इस तरह से। अगर वो इतना ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है तो वो नॉन हार्मोनिक हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद लार्ज एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन ऑफ ए simple pendulum with large amplitude, large amplitude, amplitude क्या है, maximum displacement on either side of mean position। ओके, तो अगर वो बहुत लार्ज है तो ये क्या होगा, नॉन हार्मोनिक, और अगर स्मॉल है तो फिर वो हार्मोनिक होता है। अब हम टाइम पीरियड पर बात करते हैं और कुछ इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन से चेक करते हैं क्या वो इक्वेशन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है, चेक इफ फॉलोइंग फंक्शंस आर पीरियोडिक और नॉट, चेक इफ फॉलोइंग फंक्शन are periodic or not। सबसे पहले है आपका x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। देखिए साइन और कोस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है साइन का ग्राफ, है ना, ये अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम।
इसी तरह कोस भी अपने आप को रिपीट करता है, तो साइन और कोस पीरियोडिक होते हैं, तो ये भी पीरियोडिक होगा। हम इसको सिंगल टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो ये √2 1/√2 को मैं लिख सकता हूं साइन π/4। π/4 कितना होता है 45 डिग्री, और साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 45 भी 1/√2 होता है। तो मैं इसको इधर कोस लिख देता हूं, इधर साइन लिखूंगा, सो दैट कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी फॉर्मूला बन जाए साइन ए प्लस बी का। कोस π/4 साइन ओमेगा टी, और इस 1/√2 को लिख देता हूं मैं साइन π/4, और ये कोस ओमेगा टी, क्योंकि साइन π/4 यानी साइन 45 वो भी √2 होता है। तो ये हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये क्या होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ये √2 यूं क्यों आ गया, तो ये अब क्या आ गया एक सिंगल साइन फंक्शन के टर्म में आ गया। तो यानी ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से लिख दी। अब ये एक सिंगल साइन फंक्शन के टर्म में आ गई, और साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो यानी ये इक्वेशन क्या है पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक। ओके, एंड टाइम पीरियड होगा क्या, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड t ये होगा 2π डिवाइड बाय, यहां जो ये t के साथ जो भी चीज लिखा है, यहां ओमेगा लिखा है 2π/ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2π डिवाइड बाय t का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा। ये टाइम पीरियड है। कैसे, देखिए यहां हमारे पास रिलेशन है t इक्वल टू 1/μ, ये रहा। मैंने क्या किया 2π से मल्टीप्लाई 2π से डिवाइड, तो ये ऊपर वाला 2π यूं क्यों, और नीचे वाला 2πμ ये क्या होता है ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, और मैंने आपको कहा था कि इस डेफिनेशन को यूज करने में बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। तो स्टूडेंट इसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट हैं। पहले वाले का टाइम पीरियड क्या होगा कंपोनेंट का 2π/ओमेगा, क्योंकि t का कोफिशिएंट ओमेगा है। इसमें t प्राइम लिख देता हूं, इसका क्या होगा 2π/t का कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा। इसको मैं लिख देता हूं t डबल प्राइम, तो ये क्या होगा 2π/t का कोफिशिएंट इसमें क्या है ये 4 ओमेगा, तो 2π/4 ओमेगा। अब आपसे पूछा जाए तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है इस मोशन का। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कोस है तो पीरियोडिक तो ये है, पीरियोडिक है। टाइम पीरियड क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं ये चीज ध्यान में रखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है स्मॉलेस्ट, ये है, तो बच्चे लिख देते हैं टाइम पीरियड इज 2π/4 ओमेगा। लेकिन यहां ये चीज ध्यान नहीं देते, आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ, क्या इतने टाइम के बाद ये पूरी मोशन रिपीट हो रही है, ये देखते हैं। स्टूडेंट ये है आपका 0, ये t है 2π/ओमेगा, ये t प्राइम क्या है π/ओमेगा, तो यानी ये तो है t/2, ये क्या है t/2, और ये कोमा लगा दिया मैंने यहां, और ये क्या है t/4।
तो ये अपने आप को टी टाइम में रिपीट करता है, ये क्या करेगा अपने आप को t/2 टाइम में, यानी t टाइम में ये अपने आप को 2 बार रिपीट करेगा। तो और ये कोस है तो इस तरह से आएगा। ये इसका भी हाफ, ये यहां तक एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया एक बार, और फिर ये एक बार और अपने आप को तब तक रिपीट कर देगा। और ये आपका यहां तक था, और फिर से ये आ गया। तो ये आपका आ गया कोस फंक्शन कोस 2 ओमेगा टी। और जो थर्ड कंपोनेंट है साइन 4 ओमेगा टी, ये तो अपने आप को t/4 के बाद ही रिपीट कर देता है। ये आपका क्या है, यहाँ t/2 है, ये 3t/2 है, ये 2 है, और ये है आपका t/4। ओके, सॉरी ये है 3t/4, ये 3t/4 है, 0 t/4 t/2 3t/4 t। तो ये कंपोनेंट t/4 के बाद ही रिपीट करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका, जो मैंने रेड से बनाया। तो ये अपने आप को 4 बार रिपीट करेगा। अब पॉइंट ये है, कंप्लीट मोशन अपने आप को कितने मिनिमम टाइम में रिपीट कर रही है, t में, क्योंकि t/2 में जो पहले वाला पार्ट है वो तो सिर्फ आधा ही होता है, कंप्लीट हुआ ही नहीं। कंप्लीट क्या है, ये है, ये यहां से ऐसे, ये और ये, तो मिनिमम t टाइम ले रहा है। हाँ ये है कि t टाइम में बाकी कंपोनेंट में से एक 2 बार रिपीट हो जाता है, एक 4 बार, लेकिन ये भी तो रिपीट होना जरूरी है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये तो अपने आप को मिनिमम t टाइम के बाद रिपीट करता है। तो इसलिए टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन इज दिस 2π/ω। तो ये आपका t = 2π/ω आंसर आएगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि राइट आंसर ये है। ओके, साइन या कोस का अगर आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना आता, क्योंकि आपको सिखाया जाता है 9th-10th में, अगर वो आपको नहीं आता तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है ये ग्राफ, शायद फिर आपको समझ ना भी आया हो। फिर भी अगर ये नहीं आया है समझ में ये ग्राफ आपको अच्छे से, तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनिए, मैंने क्या बोला है आपको समझ आना चाहिए। मान लीजिए फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इतना समझिए कि कम से कम इतना टाइम इस कंपोनेंट को लग रहा है। बेशक ये कंपोनेंट इतने टाइम में 2 बार रिपीट हो रहा हो, ये 4 बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन इस कंपोनेंट का भी रिपीट होना तो जरूरी है, और वो कम से कम इतने टाइम में रिपीट होगा। तो इसलिए टाइम पीरियड ये हुआ 2π/ω। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट है ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल x = log ω_t। क्या ये पीरियोडिक है? नहीं, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। जैसे जैसे t बढ़ेगा x भी बढ़ता जाएगा, जब t इंफिनिटी होगा x भी आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ओके, तो इट इज नॉट पीरियोडिक। तो पीरियोडिक फंक्शन आपको निकालना आना चाहिए। यूजली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो वो इसी टाइप का मिलेगा, ये या फिर ये इस टाइप से। ओके, जरूरी नहीं कि यही मिले, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन पूछेंगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर आप ये ना लिखें, ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस पर जाने से पहले मैं आपको दो डिफरेंशिएशन बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको दो फॉर्मूला रिवाइज करवाना चाहता हूँ। मान लीजिए x है आपका a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, a क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है, तो यूं क्यों रह जाता है वो। तो dx बाई डी टी क्या होगा? a कांस्टेंट है तो यूं क्यों। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस, एंगल यूं क्यों ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन अगर हम करें, मान लीजिए एक्स प्राइम है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो डी एक्स प्राइम बाई डी टी क्या होगा? ओमेगा टी का ओमेगा, और फाइव कांस्टेंट है, यहाँ पर जो फाइव है वो भी कांस्टेंट है, उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, तो उसका जीरो आएगा। तो ओमेगा प्लस जीरो इज ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो डी एक्स प्राइम बाई डी टी है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो यानी dx बाई डी टी आएगा a साइन की जगह कोस, एंगल यू क्यों, और ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा और आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से मान लीजिए आपको x दिया हुआ है a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो dx बाई डी टी क्या होगा? a कांस्टेंट है तो यू क्यों, कोस का होता है माइनस साइन, और एंगल यू क्यों ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन होगा इस तरह से, इसको हम यूज करेंगे आगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है पहले ही। तो स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, इसको हम हर जगह SHM लिखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। बार बार हम इतना लंबा चौड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना कुछ नहीं लिखेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो ये एक ऐसी हार्मोनिक ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसमें जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। स्टूडेंट ये मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मेन पोजीशन है x इक्वल टू 0। तो जब बॉडी इधर जाएगी वो वापस कैसे आएगी? रेस्टोरिंग फोर्स लेकर आता है। रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में भी, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी। तो ऑसिलेटरी मोशन जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने यहाँ मेन पोजीशन से यहाँ तक खींच लिया, फिर आपने छोड़ दिया तो वो अपने आप वापस गया। अपने आप कौन लेके गया उसको? रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को रेस्टोर करता है ओरिजिनल पोजीशन में, वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेकर जाता है। ओके, तो पहले इसका डिफाइन करते हैं। ए टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन, ए टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन about a fixed point, about a fixed point। fixed point कौन सा है? जिसको हमने mean position कहा है। okay, in which acceleration due to restoring force
is directly proportional to displacement from the mean position, is directly proportional to displacement from the mean position and directed towards the center, or sorry, directed towards the mean position and directed towards the mean position। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, वो रेस्ट पर है, तो उसके साथ जो भी मास अटैच्ड होगा वो रेस्ट पे है जब, तो यहाँ मीन पोजीशन पे होगा x = 0 पे। यहाँ पर उसको आपने इस तरह से पुल किया, पीछे की तरफ खींचा और छोड़ दिया, तो आपके छोड़ने के बाद कोई फोर्स आप तो लगा नहीं रहे हो, लेकिन वो वापस इधर तो आएगा, तो अपने आप तो आ नहीं रहा, कोई तो फोर्स है उसको वापस लेके आ रहा है, रेस्टोर कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो उस फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अगर फोर्स है तो F = ma एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, बॉडी जो ऑसिलेटिंग बॉडी है वो इस तरह से, मान लीजिए किसी टाइम पर यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां से मेजर करोगे हमेशा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, तो डायरेक्शन क्या हुई डिस्प्लेसमेंट की, जब बॉडी इधर है ये हुई, और जब बॉडी इधर जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगी। ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मान लीजिए x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन की तरफ, तो इसलिए यहां एक माइनस साइन आएगा। a इज प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस साइन क्यों आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है और अगर इस तरफ है बॉडी तो इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या कहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। जब बॉडी इस तरफ गई है तो यानी एक्सेलरेशन इधर होगी, और जब बॉडी इस तरफ गई हुई है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इधर, तो इधर होगी। तो x इधर है तो a इधर है, और इस तरफ x इधर है तो a इधर है। a और x क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर माइनस साइन है। तो a इज प्रोपोर्शनल टू -x। एक्सेलरेशन ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स है a, इट इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो अगर a प्रोपोर्शनल टू -x है तो रेस्टोरिंग फोर्स F वो भी प्रोपोर्शनल टू -x होगा, वो भी, क्योंकि F क्या होता है, ma, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर a प्रोपोर्शनल टू -x हुआ तो इसलिए F भी क्या हुआ, प्रोपोर्शनल टू -x। तो F = -kx, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। K इज फोर्स कांस्टेंट, और ये जो इक्वेशन है F = -kx, ये हमने जो स्प्रिंग वाला टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में किया था, वहां भी आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी। तो ये है, मान लीजिए आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी, जैसे अभी हमने किया था एग्जांपल x = sin ωt + cos ωt, आपसे पूछे क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालनी है, और आप एक्सेलरेशन अगर प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है, मतलब a = समथिंग मल्टीप्लाई इनटू x, इस तरह से कुछ आ गया एक्सेलरेशन निकाल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसका मतलब हुआ a इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो इसका मतलब वो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिसमें हम शो करेंगे कि किस तरह से चेक करना है कोई गिवन इक्वेशन को कि वो रिप्रेजेंट करती है कि नहीं SHM को। ओके, तो अभी हम कुछ थ्योरी पार्ट जब कवर कर लेंगे SHM का, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट क्लास में होगा।
और उसमें हम एक इक्वेशन लेंगे और चेक करेंगे क्या वो इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, और उसमें हम यही चेक करेंगे A प्रोपोर्शनल टू -x है या नहीं है। ओके, सो A इक्वल टू F/m, बिकॉज F इक्वल टू ma होता है। F की वैल्यू रख दो -kx डिवाइड बाई m, तो A इक्वल टू -ω² x लिखूंगा मैं इसको। तो यहाँ ω² क्या है, k/m, वेयर ω² इज k/m और ओमेगा इज √k/m। ये ओमेगा क्या है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये इक्वेशन 3, ये 4, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से मैं आपको कहूँगा कि आप ये चैप्टर और जो ये लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर है, दोनों एक साथ फिनिश कीजिए, दोनों एक साथ देखिए। और अगर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर से आप वीडियो 1 और वीडियो 2 को दोबारा से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस चैप्टर का दोनों आप एक साथ देखिए, और अगर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो एक बार फिर से देखिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 को। तो उसके बाद आपको SHM, हार्मोनिक ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि शायद ये वीडियो आपको अच्छे से समझने के लिए 2 बार देखने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरह से आप SHM चेक करेंगे और एग्जैक्टली न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी SHM की। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आपके पास है F इक्वल टू -kx, F होता है ma और A होता है d2x/dt², मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए आपके पास पहले वेलोसिटी होता है dx/dt, राइट, और फिर एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। अब v है आपका dx/dt, तो इसको क्या लिख सकते हो आप d2x/dt², यानी x का विद रिस्पेक्ट टू t 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका ये मतलब है। तो मैं इसको f को लिख देता हूं m इंटू a की जगह ये लिख देता हूं d2x/dt² इज इक्वल टू -kx। तो ये आ गया आपका d2x/dt² प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसको 5 लिख देता हूँ और इसको 6, क्योंकि 4 हमने यहाँ तक लिख दी थी। तो वेयर ओमेगा इक्वल टू √k/m। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन है तो इट मीन्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 विल बी ऑफ द टाइप, solution of equation 6 will be of the type x equal to a cos omega t plus phi। इस तरह का कुछ सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा देखते हैं। आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। मैंने आपको बताया था dx/dt क्या आएगा, ये आएगा a कोस का माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई इंटू ओमेगा, ये था।
अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूं, d2x बाई dt² लिखूं मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ था तो ओमेगा इंटू ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई क्या है आपका एक्स है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये d2x बाई dt² की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए इक्वेशन 7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6। ये यहां पर a कोस ओमेगा टी प्लस फाई ये क्या है x है, तो इसलिए मैंने x लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर यूं की यूं है। ओके, तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन 7 है वो इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए इक्वेशन 7 इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन है। यहां पर कोस के बजाय साइन होगा तो भी ये सेटिस्फाई करेगी, तो वो भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों ही फंक्शन सिंपल हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होगा इसका टी, वो होगा 2 पाई डिवाइड बाय, मैंने बोला था कि टी का जो भी कोफिशिएंट है वो यहां आएगा ओमेगा, तो ये होगा टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू क्या है √k/m, और ये डिनोमिनेटर में है तो √m/k हो जाएगा, √m/k, ये होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इसमें हमने काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ की हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेज, फाई है, फाई को कहते हैं फेज कांस्टेंट, तो इनका मतलब क्या है ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मैं आपको कहूँगा इसके ख़त्म होते ही आप साथ ही देखिए, सो दैट चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।